हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषिवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में। कोऑपरेटिव जो सिस्टम है एग्रीकल्चर के अंदर, वो कैसे फॉलो होता है उसके बारे में आप पूरी बात करने वाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है आपके जेट के लिए और सीयूईटी के लिए, बीएससी के लिए और एमएससी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं उसके अलावा जितनी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है सारे मिल जाएंगे आपको, और सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोऑपरेशन की। तो कोऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम कोऑपरेशन के बारे में जाने कि कोऑपरेशन होता क्या है। देखो, जो कोऑपरेशन है ये दो वर्ड से मिलके बना है, को प्लस ऑपरेशन। ठीक है, ये दो वर्ड है। इसमें से जो को होता है इसका अर्थ होता है साथ में, साथ में। ठीक है, और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का अर्थ होता है कार्य करना। तो अगर हम कोऑपरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो कोऑपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे लोग, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं इसके अंदर, वो सारे मिलके एक किसी निश्चित ऑब्जेक्टिव के लिए, इन सभी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है और ये इसके अंदर डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेटिकली और वॉलंटरीली। ठीक है, स्वेच्छा से करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से एक दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से जो जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका एक कॉमन गोल होता है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसके अंदर तीन वर्ड ध्यान रखना है: डेमोक्रेटिकली, वॉलंटरीली और कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोऑपरेशन, और इनसे मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैगजिम्स की। मैगजिम्स का जो सीधा अर्थ है, आप उद्देश्य बोल सकते हो, उद्देश्य। तो सबसे पहले हम बताएंगे कोऑपरेशन के उद्देश्य क्या होता है। और ये जो मैगजिम्स है ये दिए थे सर हॉरेस प्लंकेट ने। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने, हॉरेस प्लंकेट ने आपको जो मैगजिम्स दिए थे कोऑपरेशन के। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कोऑपरेटिव्स का वो होता है बेहतर खेती। अपन एग्रीकल्चर के कोऑपरेटिव्स की बात करें इसलिए यहाँ पे बेहतर खेती, बेहतर व्यापार और बेहतर जीवन। तो कोऑपरेटिव्स का उद्देश्य है कि सभी जो भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव्स के, वो अच्छी फार्मिंग कर पाए और जो उन्होंने फार्मिंग से जो प्रोड्यूस उन्होंने निकाला है उस प्रोड्यूस से वो बेहतर व्यापार कर पाए, अर्थात उस प्रोड्यूस की जो सेलिंग है वो अच्छी प्रकार से कर पाए। साथ ही उस प्रोड्यूस को सेल करने से जो उनको प्रोडक्ट, जो उनको पैसा मिलेगा, जो भी उनको इनकम प्राप्त होगी, उससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके। ये मुख्यतः तीन उद्देश्य होते हैं कोऑपरेशन के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर हॉरेस प्लंकेट, द मोटो ऑफ कोऑपरेशन इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, और सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। एक और इसका मोटो होता है, वो होता है वन मेंबर वन वोट। मतलब जो भी मेंबर होते हैं हर एक मेंबर का एक वोट इसके अंदर काउंट होता है। अर्थात ये डेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में भी एक इंसान का एक वोट काउंट होता है, तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोऑपरेशन कोऑपरेटिव्स के मोटो क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका मैगजिम्स हो गए और इसके साथ आपका मोटो कोऑपरेशन का ये होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, कि इंडिया में कोऑपरेटिव्स किस तरह से शुरू हुए और किस किस इंसान का इसके पीछे योगदान था, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1892 के अंदर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो सबसे पहले जर्मनी के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 1892 के अंदर जो मद्रास गवर्नमेंट थी
उसने सर फ्रेडरिक निकोलसन इनको नियुक्त किया ताकि वे जर्मनी के गांव में जो भी चल रहे थे बैंक उनका अध्ययन कर सके। तो सर निकोलसन ने जर्मनी में चलने वाले बैंक्स का अध्ययन किया और उसके बाद में वॉन रिफिन्सन, ठीक है, अब जो जर्मनी के अंदर जो गांव चल रहे थे, जो बैंक्स चल रहे थे सारे, वो वॉन रिफिन्सन के प्रिंसिपल्स पे कार्य कर रहे थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वॉन रिफिन्सन के प्रिंसिपल पे कौन सी सरकार के बैंक कार्य कर रहे थे या फिर मद्रास सरकार के बैंक किसके प्रिंसिपल्स पे कार्य कर रहे थे, तो वो है वॉन रिफिन्सन, ठीक है। उसके बाद में आता है 1901, और 1901 में क्या होता है कि थर्ड फेमाइन कमीशन ने क्या किया, जो फ्रेडरिक निकोलसन था उसके आइडिया को सपोर्ट किया फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो जो थर्ड फेमाइन कमीशन था उसने इनका आइडिया सपोर्ट किया कि आपको कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए, और ये भी जो इंडिया के अंदर भी जो अपने कोऑपरेटिव्स बनाए गए वो भी वॉन रिफिन्सन के मॉडल पे ही वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉन रिफिन्सन के मॉडल पे ये वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1904 में ब्रिटिश सरकार ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ये पारित किया। उसके बाद में 1912 के अंदर सेकंड एक्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर पास्ड, ठीक है। एक यहाँ पे ये रह गया कि 1904 के अंदर जो फर्स्ट एक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो फर्स्ट एक्ट था वो 1904 के अंदर पारित हुआ। 1904 के अंदर फर्स्ट एक्ट पारित हुआ, उसके बाद में जो सेकंड एक्ट है वो अपना पारित हुआ 1912 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में 1945 में सरकार ने सहकारी योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आरजी सरैया। और ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। 1951 के अंदर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, जिसको बोलते हैं AIRCSC, और ये अपॉइंट की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और 1951 के अंदर की गई थी, और जिसके चेयरमैन थे वो थे AD गोडवाला। तो इसी वजह से कोऑपरेटिव की जो AIRCSC कमेटी होती है वो AD गोडवाला कमेटी भी उसको बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये पारित की गई थी। इसके बाद में 1959 के अंदर सहकारी ऋण पर कुछ अन्य समितियां गठित की गई, जिनके अध्यक्ष कौन थे, VL मेहता। उसके बाद में 1961 के अंदर टकावी ऋण सहकारी ऋण समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष BP पटेल थे। तो ये छोटी छोटी समितियां बाद में गठित होती रही, लेकिन अपनी जो मेन आपको ध्यान रखना है वो रखना है 1904 एक तो, और एक 1912। तो 1904 के अंदर फर्स्ट एक्ट और 1912 के अंदर सेकंड एक्ट ये पारित हुए। उसके बाद में 1986 के अंदर AIRCSC की जो RBI ने फिर से अपॉइंट किया इसको, 1951 में पहली बार अपॉइंट किया था। उसके बाद में जो इसकी चेयरमैनशिप है वो दी गई B वेंकटप्पय्या को, ठीक है। इसके बाद में B वेंकटप्पय्या को इसकी जो चेयरमैनशिप दी। उसके बाद में 1969 के अंदर AIRCSC ने सबमिट की इसकी रिपोर्ट को, ठीक है, और कुछ सिफारिशें की। तो पहले तो इन्होंने जो सिफारिशें की थी वो आपको ध्यान रखनी है। एक सिफारिश इनकी थी कि छोटे किसानों के विकास एजेंसी की स्थापना करनी है, दूसरी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना करना, और तीसरा है कमजोर सहकारी बैंकों का पुनर्वास करवाना। तो ये तीन इसके जो मांगे थी। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स जो रिकॉग्नाइज किए गए थे ये 1995 के अंदर किए थे, और 1995 से ही ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ये चले आ रहे हैं। तो तभी से इसके कोऑपरेटिव्स के 7 प्रिंसिपल माने जाते हैं, ठीक है। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, जो कि मैं आपको डेफिनेशन में भी बता चुका हूँ कि ये सभी के लिए ओपन होता है और सभी इसको स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, इसके अंदर सभी स्वयं की भी हेल्प करते हैं और साथ में मिलकर एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं, इसीलिए तो इसको कोऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है कि ये डेमोक्रेटिक होता है, एक आदमी का एक ही वोट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इसके अंदर सभी जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको सभी को स्वतंत्रता होती है कि वो अपना कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, या फिर वे किसी भी धर्म से हो सकते हैं और अपनी कोई भी धार्मिक मान्यता वो रख सकते हैं। इसमें किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता किसी भी पॉलिटिकल अप्रोच को अपनाने के लिए या फिर किसी भी रिलीजन को मानने के लिए। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। इसका मतलब है
कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो भी मेंबर ज्वाइन करते हैं उनका मेन उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि कई सोसाइटीज होती है जो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मोटिव की होती है, प्रॉफिट मोटिव, जिनका मोटिव प्रॉफिट होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे केवल सेवा का सिद्धांत होता है। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है कि जो भी कोऑपरेटिव मेंबर्स ज्वाइन करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी मेंबर ज्वाइन करेंगे, उनको शिक्षा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी, उनको प्रशिक्षण भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही मिलेगा। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड सरप्लस। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही किसी भी चीज में, तो वहां पे जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी सरप्लस प्राप्त होगा वो सभी मेंबर्स में बटेगा। ठीक है, तो ये वाला इसका 7वां प्रिंसिपल होता है। इसी तरह हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं कोऑपरेटिव के। इसके बाद में हम आ जाते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर क्रेडिट स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, क्रेडिट स्ट्रक्चर होता है दो तरह का, एक तो होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट अगर स्टेट की बात की जाए तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहां से फार्मर्स को जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता है। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? जो 1 to 18 मंथ्स, इतने टाइम के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। उसके बाद में ठीक है, 1 to 18 मंथ्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। उसके अलावा यहीं पे मीडियम टर्म भी इसी के अंदर शामिल होता है, मीडियम टर्म लोन भी। ठीक है, तो मीडियम टर्म क्या होता है? 18 to 5 ईयर्स। ये 18 क्या है? मंथ्स, और ये है ईयर्स। तो 18 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक जो होता है वो होता है मीडियम टर्म लोन। इसके बाद में लॉन्ग टर्म जो लोन आता है वो 5 मंथ से जो भी ज्यादा होगा वो सारा लॉन्ग टर्म लोन में आता है। अब शॉर्ट टर्म लोन जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से प्रोवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि डीसीसीबी से प्रोवाइड किया जाता है। और जो विलेज लेवल पे होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पे जो होता है उसको बोलते हैं पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये सभी क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, वो सभी क्रेडिट यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट और मीडियम। इसके बाद में लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात करें, लॉन्ग टर्म क्रेडिट में अगर किसी को कोई मशीनरी बाई करनी है या फिर ट्रैक्टर बाई करना है तो उसके लिए जो क्रेडिट लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। या फिर कोई भी बिल्डिंग के लिए भी जो लेते हैं उसको भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। उसके लिए जो प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें दो ही लेवल होते हैं, एक तो स्टेट कर रहे हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो जिसको बोलते हैं स्टार्टअप, और CCARDB, ये भी दोनों इसको बोलते हैं। इसके अलावा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये जो करता है स्टेट लेवल पे, और प्राइमरी वाला जो होता है ये आपको डिस्ट्रिक्ट पे और आपको विलेज लेवल पे, दोनों पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। अब इसके अंदर एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे फार्मर्स को अगर नॉर्मली कोई लोन लेता है तो फार्मर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे जाके और अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम में क्या होता है कि आपको किसी भी एक जगह पे अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए तो आपको बार बार सिंगल विंडो सिस्टम में आपको बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर फार्मर ने यहाँ से एप्कोबार्ड से अगर लोन ले लिया, ये स्टेट लेवल पे वर्क करता है। अभी ये एप्कोबार्ड अपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन जो यूज कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश का यूज करते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम चलता है। तो जो फार्मर ने जो यहाँ से लोन ले लिया और यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए तो वो यहाँ से डायरेक्ट सैंक्शन कर सकता है अपने लोन को, तो वहाँ यहाँ पे उनको जो सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एप्कोबार्ड करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो डिस्कोबार्ड करता है, और विलेज लेवल पे है वो पीएसीएस करता है। यहीं पे जो 2 टियर सिस्टम है, 2 टियर सिस्टम के अंदर सेम पिछली बार की तरह है, लेकिन इसके अंदर सिंगल विंडो सिस्टम है, वो सिंगल विंडो नहीं था। यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कि मार्कफेड जो है वो यहाँ पे सैंक्शन करता है स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीएमएस सैंक्शन करता है लोन को। और ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है ये मोहन कांदा कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था, और इसको स्टार्ट इसी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंगल विंडो सिस्टम किसने दिया था? तो ये मोहन कांदा कमेटी से यहाँ से हुआ था, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 में आंध्र प्रदेश में। इसीलिए सबसे पहले
जो सिंगल विंडो सिस्टम आंध्र प्रदेश में होता है, इसीलिए मैंने जो आपको बताया है ये पूरा आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो है अपना 2 टियर सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसके अंदर सीधे ऑप्शंस भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको 2 टियर सिस्टम पे टिक करना है। इसके बाद में हम फंक्शंस की बात करेंगे, जो कोऑपरेटिव फंक्शन क्या क्या, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं यानी कि जो स्टेट लेवल पे लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका कार्य क्या होगा, अपने नीचे वाले जो इंस्टीट्यूशन उन पे कंट्रोल रखना। तो डीसीसीबी और पीएससीएस पे कंट्रोल रखते हैं, और ये क्रेडिट के साथ साथ नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज भी करते हैं, यानी कि लोन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में ये सीड्स, शुगर और कैरोसिन या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो भी सप्लाई करते हैं फार्मर्स को। इसके अलावा ये ट्रेनिंग और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं लोअर फंक्शनरीज के लिए, यानी कि एससीबी जो है डीसीसीबी और पीएसीएस को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि उनको किस तरह से कार्यान्वयन करना अपने कार्य का। ठीक है, इसके अलावा जो डीसीसीबी है, डीसीसीबी का कार्य क्या होगा, डीसीसीबी का कार्य पीएसीएस पे कंट्रोल करना होगा। और जो पीएसीएस है, जो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करता है विलेज के अंदर, विलेज लेवल पे, तो इसका ये कार्य है। और इनपुट्स के साथ साथ ये कंज्यूमर गुड्स भी सप्लाई करता है विलेज के अंदर, शुगर, व्हीट, ईटीसी। इसके अलावा स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, जिनके पास वेयर हाउसेज नहीं है उनको स्टोरेज और मार्केटिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। और लोकल सेविंग्स, यानी कि जो भी लोकल सेविंग्स होती है फार्मर्स की, जो भी सेविंग्स होती है वो उसको लोकलाइज करता है, उसको सुरक्षित रखता है यहाँ पे, क्योंकि जो सेविंग होती है वो जो वेयर हाउसेज होते हैं उसके जब स्टोर करते हैं तो उस प्रोडक्ट को एक तरह से इनपुट माना जाता है। ठीक है, तो उस इनपुट को जब वो वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं कि उस सेविंग को लोकलाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये सीएलडीबी है। सीएलडीबी ये लिंक की तरह कार्य करता है नाबार्ड के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। किस किस लोन के लिए, लॉन्ग टर्म बैंकिंग के लिए। तो लॉन्ग टर्म के जो लोन होते हैं उनके लिए नाबार्ड और गवर्नमेंट के बीच में ये लिंक की तरह कार्य करता है, दोनों को जोड़ता है। और ये पीएलडीबी के लिए, यानी कि इससे जो लोअर इंस्टीट्यूशन है पीएलडीबी, इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी करता है और इस पर कंट्रोल भी रखता है। इसी तरह जो पीएलडीबी है ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स का ट्रांजेक्शन करता है फार्मर्स के लिए। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, ट्रैक्टर आता है, कंस्ट्रक्शन आता है या फिर बिल्डिंग्स आती है, लैंड रिक्लेमेशन आते हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म लोन्स के टाइप है। और ये भी लोकल सेविंग्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर एसेट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे उसकी जो सेविंग्स है वो लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, इसके बाद में जो कुछ एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1966 में वियना में आईसीएसी का गठन हुआ था, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कांग्रेस। ठीक है, इसके अलावा 1971-72 के अंदर मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये एमएफएल है, इसका इसका गठन 1972 के अंदर हुआ था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा 1971 है, ये क्या है, फार्मर्स सर्विस सोसाइटी। ठीक है, तो जो फार्मर्स की जो सर्विस सोसाइटी होती है वो भी 1971 के अंदर गठित हुई थी। इसके अलावा लैंप्स 1971, ये है लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये लैंप्स का गठन है 1971 के अंदर हुआ था। तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1919 में क्या होता, गवर्नमेंट ने पास किया था मॉन्टोक चैम्सफोर्ड एक्ट एंड कोऑपरेशन बिकम ए स्टेट सब्जेक्ट। देखो 1990 से पहले जो कोऑपरेशन था वो डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट था, लेकिन जब 1919 में ये मॉन्टोक चैम्सफोर्ड एक्ट पारित हुआ उसके बाद में कोऑपरेशन बन गया स्टेट सब्जेक्ट। इसके बाद में 1920 में फर्स्ट लैंड मॉर्गेज बैंक पंजाब के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था 1919 के अंदर। ये 1920 नहीं 1919 हुआ था, मतलब 1990-20 के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पे 19 अगर 1919 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 1919 सही माना जाएगा। इसके बाद में 3 नवंबर 1967, 3 नवंबर 1967 को इफ्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इफ्को से तो आप भली बात ही वाकिफ है, क्योंकि इफ्को की कई वैकेंसीज भी आती हैं। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये लिमिटेड है क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद में 2012 के अंदर जो कोऑपरेटिव्स का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, तो 2012 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स आता है। तो इसी तरह मैंने जो इम्पोर्टेंट है कोऑपरेटिव्स की, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है,
और आपकी सभी एग्जाम्स के लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो था ये, जिसके अंदर आप सभी एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पर्सनल असिस्टेंट भी मिल सकता है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए या फिर किसी भी वीडियो को आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।